स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल स्टोरी में। आज की कहानी है मालती जोशी जी की कहानी यादें कुछ खट्टी कुछ मीठी। कहानी शुरू करते हैं। मुंबई में एक औपचारिक गोष्ठी में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ। कार्यक्रम के बाद जब सब लोग विदा हो रहे थे तो एक महिला मेरे पास आई। बोली, मेरी मदर इन लॉ आपकी बहुत बड़ी फैन है। वे बहुत ऊंचा सुनती हैं, इसलिए कहीं भी जाते हुए झिझकती हैं। वैसे उनकी उम्र भी काफ़ी हो गई है, आने जाने में दिक्कत होती है। आप यदि मेरे साथ घर पर चलेंगी तो उन्हें बहुत खुशी होगी। हम लोग इसी बिल्डिंग में रहते हैं। अपने पाठकों से मिलना हमेशा ही एक आनंददायक अनुभव होता है और यहाँ तो बस 20वें माले से 10वें माले पर जाना था, सो मैंने हामी भर ली। लिफ्ट से निकलकर सामने ही उनका फ्लैट था। दरवाज़ा खुलने पर देखा सामने सोफे पर एक उम्रदराज महिला बैठी माला फेर रही है। मेरी नमस्ते का उन्होंने सिर की हल्की सी जुम्बिश के साथ उत्तर दिया। फिर बहू रानी ने दोनों हथेलियों को गोल करके होठों से लगा लिया और उनके कानों के पास जाकर जोर से चिल्लाई, आपका बंटी की लेखिका आई है। वृद्धा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। मेरा मन हुआ टीवी सीरियल की नायिकाओं की तरह जोर से चीखूं, नहीं, पर उतने जोर से चिल्लाने की ताकत मुझ में नहीं थी। इसलिए मैंने मन ही मन मन्नू जी से क्षमा मांगकर वह उपन्यास अपने नाम कर लिया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। आपका बंटी और कृष्णकली कई बार मेरे नाम दर्ज हो चुके हैं और हर बार मुझे मन्नू जी और शिवानी जी से ईर्ष्या हुई है कि ये कालजयी रचनाएं मैंने क्यों नहीं लिखी। एक बार भोपाल में अपनी प्रिय सखी के यहाँ जाने का सुयोग बना। उस समय उसके पास उसकी 2 पड़ोसी बहनें बैठी हुई थीं। मुझे देखते ही सखी ने ललक कर स्वागत किया और बड़े उत्साह से मेरा परिचय कराया। जानती हो ये कौन है? मालती जोशी। उन दोनों ने निर्लिप्त भाव से मुझे नमस्ते कह दिया। सखी बड़ी निराश हुई, फिर अपनी बात को विशद करते हुए बोली, अरे ये भोपाल की महादेवी है। कौन महादेवी? उन्होंने मासूमियत से कहा। मैंने सखी का कंधा होले से दबाकर कहा कि अब चुप करो। जो लोग महादेवी जी को नहीं जानती तो उनके सामने मालती जोशी जी खिस खेत की मूली है। बेटे के यहाँ एक दंपत्ति खाने पर आमंत्रित थे। भोजन के समय संगीत, साहित्य, सिनेमा, राजनीति आदि पर फुटकर चर्चा हो रही थी। सबके साथ मैं भी चर्चा में भाग ले रही थी। कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि अतिथि महिला मेरी हर बात पर मज़ेदार कमेंट्स कर रही है। जैसे माँ कितने अच्छे से इंटरएक्ट कर रही है ना, माँ की जनरल नॉलेज कितनी वंडरफुल है, माँ कितने अच्छे से अपने को एक्सप्रेस कर रही है ना। मुझे लगा शायद मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ और संकोच के मारे मैं चुप हो गई। बेटे ने मेरी परेशानी भांप ली। बोला, भाभी जी माफ़ कीजिए, माँ नाराज़ होती हैं, इसलिए मैंने आपको उनका पूरा परिचय नहीं दिया। वे मेरी माँ होने के साथ साथ हिंदी की वरिष्ठ लेखिका भी है। आपने नाम सुना ही होगा, मालती जोशी। अच्छा, किस विषय पर लिखती है? आप चुप रहने की बारी बेटे की थी। मैं रायपुर में थी, तब मेरे कुछ पाठकों ने मिलने की इच्छा प्रकट की। मैंने चाहा कि उन्हें अपनी पुस्तकें भेंट करूं। घर में उतना स्टॉक नहीं था। पोते ने बताया, अमुक दुकान में एक पूरा शेल्फ आपकी पुस्तकों का है। मैंने प्रसन्न होकर 4-5 पुस्तकों के नाम लिखकर दे दिए। संयोग से उनमें से एक भी उपलब्ध नहीं थी। दुकानदार ने बताया कि उनकी पुस्तकें तो आती हैं और चली जाती हैं।
मैंने और 2-4 पुस्तकों के नाम बताए। अब क्या करें, वो मिल गई। बिल बनाते हुए दुकानदार बोला, लगता है मम्मी जी पढ़ने की बहुत शौकीन है। वह संस्मरण आई संबोधन से भ्रमित हो गया था। पोते ने बताया, मम्मी भी पढ़ती हैं, पर ये पुस्तकें मैं अपनी दादी के लिए ले जा रहा हूँ। दादी जी पढ़ लेती हैं क्या? सिर्फ पढ़ती नहीं हैं, लिखती भी हैं, और ये सारी पुस्तकें उन्हीं की लिखी हुई हैं। दुकानदार का मुंह खुला का खुला रह गया। छोटा वाला पोता एक दिन उदास सा घर लौटा। बोला, आज सर ने सबसे पूछा, क्या कभी किसी सेलिब्रिटी से मिले हो? मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। इतना बुरा लगा। बहू ने कहा, तुमने कहा क्यों नहीं कि मैं तो सेलिब्रिटी के घर में रहता हूँ? अरे हाँ, पापा का नाम ले सकता था। उसके पापा वाइस चांसलर हैं। पागल, पापा नहीं, आई का नाम लेना था। पोते ने अविश्वास से मेरी ओर देखा और कहा, ये तो आई है। सर ने सेलिब्रिटी के लिए पूछा था। मेरी समझ में नहीं आया कि पोते के भोलेपन पर हंसूं कि बहू की बात पर गर्व करूं। मेरे जन्मदिन पर बड़े बेटे ने एक कविता लिखी थी। उसमें ये 2 पंक्तियां भी थीं। याद आता है चंबल कॉलोनी जोरा का घर, लालटेन की रोशनी में शुरू हुआ था आपकी कहानी का सफ़र। कुछ दिनों तक वह कविता दीवार पर टंगी हुई थी। एक सज्जन ने पढ़ी और कहा, प्रतिभा हमेशा निर्धनता में ही निखरती है। और अपनी बात को बल देने के लिए उन्होंने दर्जनों उदाहरण दे डाले। मेरी समझ में नहीं आया कि निर्धनता का जिक्र कहाँ से आ गया। बड़ी देर बाद मेरे दिमाग की बत्ती जली और उसमें लालटेन की रोशनी साफ दिखाई दे गई। मैंने कहा, भाई साहब, उन दिनों पति की पोस्टिंग एक प्रोजेक्ट पर थी। कॉलोनी का सबसे बड़ा बंगला हमारा था। दरवाजे पर सरकारी जीप थी। घर में दर्जन भर नौकर चाकर थे, पर बिजली नहीं थी, ना नल ही था, क्योंकि हम लोग उस समय एक वज्र देहात में रहते थे। एक छोटी सी गोष्ठी में मेरा कथा कथन का कार्यक्रम हो रहा था। 2-3 कहानियों के बाद मैंने अपनी बुंदेली कहानी भागमान बुढ़िया सुनाई। कहानी के समाप्त होते ही श्रोताओं में से एक सज्जन उठे और उन्होंने मेरे पैर छू लिए। मैं तो एकदम हक्का बक्का रह गई। उन्होंने मुझे आश्वस्त करते हुए कहा, इम्तिहान रखिए, ये प्रणाम मैंने आपको नहीं, आपके भीतर बैठी सरस्वती को किया है। उस समय मेरे मन की जो दशा थी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अंत में एक प्रसंग जो कभी भूलता नहीं है। मेरी एकमात्र कविता की पुस्तक या कहें गीत संग्रह का विमोचन आचार्यवर डॉक्टर सुमन ने किया था। मैं हमेशा कहती थी कि मेरी यह पुस्तक सबसे भाग्यवान है, क्योंकि इसका विमोचन महाकाल की नगरी में कालिदास अकादमी के सभागार में डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन के हाथों हुआ था। अपने भाषण में सुमन जी ने मेरी भूरी भूरी प्रशंसा की। कार्यक्रम के बाद पूरा परिवार भोजन के लिए इकट्ठा हुआ। इस आयोजन में इंदौर, भोपाल और ग्वालियर से मेरे पीहर और ससुराल पक्ष के लोग सम्मिलित हुए थे। भोजन के दौरान किसी ने पूछा, हम लोगों को तो कभी एहसास ही नहीं हुआ कि चाची जी इतनी बड़ी हस्ती है। वो तो सुमन जी के भाषण से पता चला। दूसरे ने कहा, हीरे की परख जौहरी ही करता है, हर किसी के बस की बात नहीं है। मेरे देवर बोले, पर इस हीरे को किसने तराशा जानती हो? मेरे भाई ने। ये तो शादी के बाद लिखना पढ़ना छोड़ ही चुकी थी। मेरे भाई ने इनके हाथों में फिर से कलम पकड़ाई, इसीलिए आज इस मुकाम पर हैं। मेरे बड़े भाई साहब भी उस समय वहाँ थे। धीर गंभीर स्वर में बोले, काका साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
इस हीरे को तराशने का श्रेय आपके भाई साहब को जाता है, पर ये हीरा किस खदान से आया है इसे भी याद रखिएगा। उन शब्दों में बड़े भैया का सारा लाड़ दुलार छलक पड़ रहा था और उसमें मैं भीग गई थी।